चला लिया अब तो सबने। दुरूद शरीफ पढ़। सवाल लिखें। क्या क्या क्या? हाँ ठीक है ठीक है। शैल बी रिकग्नाइज इन, अभी सवाल में आ जाता है। ऑन 1 मई, सवाल लिखिए, ऑन 1 मई 2020, ऑन 1 मई 2020 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स वर परचेज्ड at a price of 25 रुपए 25 पर शेयर। अब ब्रोकर कमीशन ऑफ ₹1.5 पर शेयर, अब ब्रोकर कमीशन ऑफ ₹1.5 1.5 per share was also paid on 30th November 2020, 30th November 2020, a dividend of ₹3 per share, a dividend of ₹3 per share was received on 31st August 2021, on 31st August 2021, a dividend of ₹4 per share, ₹4 per share was received। हाँ वो कब का वाकया था? 30 नवंबर 20 था। अब मैंने बताया है 31 अगस्त 21, तो 30 नवंबर 20 को ₹3 डिविडेंड मिला था और 31 अगस्त 21 को ₹4 डिविडेंड मिला। फेयर वैल्यूज of these shares were as follows, डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। खरीदे कब थे? 1 मई 20, 1 मई 20, 26 रुपए पर शेयर, बल्कि ठीक है पर शेयर बार बार क्या कहना है, 26 रुपए, ₹26, और 31 दिसंबर 20, $30 और 31 दिसंबर 21
22 22 बल्कि 21 31 दिसंबर 21 को 21 रुपए। चल बस मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, जनरल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई फॉर द ईयर्स एंडिंग। एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी रिक्वायर्ड हैं फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 2020 एंड 2021। इफ अभी चल रहा है, इफ जी रिक्वायरमेंट में चल रहा है अभी। जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई एसओएफपी रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 2020 भी और 2021 भी। इफ के बाद नीचे पार्ट ए, इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और पार्ट बी, ये तो आपको पता ही होगा पार्ट बी क्या है। इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड है, हाँ देखा कितना आसान है फाइनेंशियल में, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एंट्रीज जी, इनिशियल मेजरमेंट कितने पे, इन्वेस्टमेंट कितने पे डेबिट होगी, फेयर वैल्यू पे या प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताइए ना मैंने, हाँ फेयर वैल्यू पे या फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिर्फ फेयर वैल्यू पे। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट फर्स्ट क्या है फर्स्ट में 20, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का वर्ड भी ठीक है और अगर फाइनेंशियल एसेट लिख दें तो भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कितने शेयर्स हैं 5000 और फेयर वैल्यू 26। खरीदा कितने का है 25 का, लेकिन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है हमने 1333। कैश कितना जेब से जा रहा है। अच्छा मैं आपको ना दोनों बातें बता देता हूं जो आपको आसान लगे, आपकी मर्जी है जो आसान लगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की चाहे तो अलग एंट्री कर लें और चाहे तो कंपाउंड कर लें। क्या करूं, चलो ठीक है कंपाउंड। पैसे जेब से कितने गए, एक तो जेब से पैसे गए इसको खरीदने पे और फिर हर शेयर पे 1.5। अच्छा वैसे मैं आपसे यही रिक्वायर्ड करूंगा कि अलग कर लें, क्योंकि ना वो अभी मैं इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा ना उसमें आसानी रहेगी आपको। अलग कर लेते हैं। कितने का खरीदा शेयर 25 का, तो कैश तो 25 जाएगा, कितने 125। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी फेयर वैल्यू से और पैसे जेब से कितने जाएंगे जितने का खरीदा। तो अब ये जो 1 रुपए का फर्क है इनिशियल रिकग्निशन में, इसका क्या करें, ये P&L में जाएगा। इसके लिए P&L लिख दें वो भी ठीक है, प्रॉफिट है लॉस ऑफ प्रॉफिट है, या प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन लिख दें ये भी ठीक है। P&L का वर्ड भी काफी है, लेकिन आपके लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि कौन सी अमाउंट थी। कितना बना 5000। ये हो गई इनकी इनिशियल मेजरमेंट। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है इसलिए फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं। और इन शेयर्स को खरीदते हुए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट गई कितनी 1.5 रुपए, इसका क्या किया जाए, ये P&L में। इसमें भी आप वर्ड P&L लिख दें वो भी ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिख दें वो भी ठीक है। कैश क्रेडिट कितने पैसे जेब से गए 5000 पे इंटू 1.5 रुपया 7500।
अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बारी कब आनी है? ईयर एंड पे। और देख लेते हैं 2020 में कुछ हुआ है जी, डिविडेंड मिला है। कब मिला डिविडेंड? 30 नवंबर 20। कैश डेबिट, डिविडेंड, इनकम क्रेडिट। अच्छा, अगर सवाल में ये कहा होता कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 1 नवंबर को, मिला 30 नवंबर को है, तो फिर हम 2 एंट्रीज करते। पहले 1 नवंबर को डिविडेंड रिसीवेबल बनाते, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। फिर 30 नवंबर को कैश डेबिट और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट। कितना मिला है? 3 रुपए। 3 रुपए। 5000 शेयर्स हैं, 3 रुपए का एक, 15,000 रुपए मिल गया डिविडेंड। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 21। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमारे पास रिकॉर्डेड है 26 रुपए पे। ईयर एंड पे कहां तक पहुंचाना है? 30। तो 4 रुपए बढ़ा दें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, और ये है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो इस गेन का क्या करेंगे? P&L में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, और सिर्फ P&L लिख दें वो भी काफी है। फेयर वैल्यू गेन, लेकिन साथ P&L जरूर लिखना है, जरूर। कितना? 4 रुपए। 5000 इंटू 4 रुपए, 20,000। क्या जी? 20 है जी। फिर 2021 में डिविडेंड मिला 31 अगस्त 21। कैश डेबिट, डिविडेंड, इनकम क्रेडिट। कितना डिविडेंड मिला? 4 रुपए। 20,000। और लास्ट 31 दिसंबर 20 कहां तक ले आए थे? 30 रुपए तक। अब इसको लाना है 21, डाउन करना है। तो P&L डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस, P&L का वर्ड जरूर लिखिएगा, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट। ₹30 से नीचे कहां लाना है? 21, यानी 9 रुपए डाउन करने हैं। 45,000। ये हो गई जी एंट्रीज।
हाँ जी, एंट्रीज नोटेड। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, दो 2021-2020। इसमें कहीं ओसीआई है इन्वॉल्व? नहीं। जब आपसे एक्सट्रैक्ट पूछे हो ना और ओसीआई नहीं है तो बस ये खुला मैदान है, जो भी इसमें एक्सपेंसेस इनकम है जस्ट लिस्ट डाउन कर दें। लेकिन अगर ओसीआई भी है तो एक हेडिंग ओसीआई की रख के ये डिफरेंशिएट करेगी कि जो चीजें इसके ऊपर लिख रहे होंगे वो क्या होंगी, P&L आइटम्स, और जिसके नीचे लिख रहे होंगे ओसीआई। इस सवाल में चूंकि ओसीआई नहीं है तो सिंपली यहां से जितनी चीजें भी P&L की हैं हम उनको लिस्ट डाउन कर देंगे। जैसे प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन है, $5,000 किधर लिखूं? 20 में। फिर इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 75। अच्छा, ये ना इतना बड़ा मसला नहीं होता कि ब्रैकेट लगाने की नहीं लगाने। मकसद तो ये है कि आप एक्सपेंसेस और इनकम को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सके। अगर नाम से ही लग रहा है ये क्या है, इनकम एक्सपेंस, इनकम ये तो नाम से पता चल रहा है, फिर भी अगर कोई लगाना चाहे तो मर्जी है। इनकम्स और एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए किसी को ब्रैकेट लगाना, जैसे एक्सपेंसेस को लगा देता हूं मैं, और इनकम को बगैर ब्रैकेट के छोड़ दें। लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, अगर नाम से पता चल रहा है तो बस काफी। और क्या है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम 21 में है 20,000 और 20 में थी 15,000। और क्या है, फेयर वैल्यू। इक्कीस में है लॉस, 20 में था गेन 20,000। $45,000। किसी भी टॉपिक का सवाल हो, चाहे वो लीजेस था या अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं या उसके बाद भी जो आएगा, अगर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स का सवाल है, एक्सट्रैक्ट्स या एफआर में भी करते रहे, कैश और रिटेन अर्निंग्स, इनके बैलेंसेस नहीं लिखा करते क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है। वैसे सवाल में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कैश आ रहा है, ये कैश है, इधर कैश है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप इसका बैलेंस निकाल सकें। इसी तरह यहां पर है एक्सपेंसेस इनकम्स, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस निकाल सकें। तो एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर कैश और रिटेन अर्निंग्स, इनकी नहीं बैलेंसेस आया करते। बाकी जितनी चीजें हैं उनमें से जो जो एसेट लायबिलिटी है आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यानी फाइनेंशियल एसेट्स नॉन करंट भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं। आप इस चक्कर में ना पड़े, आप लिख लें एसेट्स। नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं। अच्छा, कल वाली एक बात, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाय डिफॉल्ट क्लास फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर फेयर वैल्यू थ्रू एफसीआई में जाना है तो 45 पे कसम खानी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो। क्या इसका मतलब यह है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L में जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं वो सारी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है? नहीं, जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, चाहे अभी बेच रहे हैं चाहे 15 साल बाद बेच रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। तो इसलिए इनको करंट एसेट्स में लाजमी नहीं है लिखना, लेकिन ये नॉन करंट में भी हो सकता है, करंट में भी हो सकता है, इसलिए आप इस तकसीम में पढ़े ही ना, एसेट्स लिख लें बस। फिर फाइनेंशियल एसेट्स का वर्ड भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का वर्ड भी ठीक है। जी, कैलकुलेटर पकड़ के बैलेंस निकाल लें, वो भी ठीक है। नहीं तो हमें पता है कि ईयर एंड पे इनको किस अमाउंट पे लाना है, फेयर वैल्यू। तो 2021 वाले कॉलम में हम इसको लाए हैं 22 रुपए पे, नहीं 21 रुपए पे, और 20 वाले कॉलम में इनको लाए थे 30 रुपए पे। $105,000 और इधर 150,000।
और यहाँ बैलेंस शीट की क्या आइटम है? बस कैश और रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको नहीं लिखते बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में क्योंकि डाटा ही नहीं होता कि इनका बैलेंस निकाल सकें। ये है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। जी अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होता पहले तो डिविडेंड इनकम तब होती है जब डिक्लेयर होता है, तो फिर हम एंट्री करते हैं, जैसे मैंने कहा अगर 1 नवंबर को डिक्लेयर हुआ होता तो हम करते हैं डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। फिर जब कैश मिलता तो एंट्री करते हैं कैश डेबिट और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, टीयर रूम से टेस्ट लेते जाइएगा भाई, जिन लोगों ने भी दिया था टेस्ट, आखिरी जो भी था। बल्कि ये जो टेस्ट 3 था ना, ये मैं चाहूंगा डिस्कस करना। ये मैंने खुद ही बनाया था सवाल, और इसमें मैंने लीज इंसेंटिव और ये चीज़ें डाल के रेंटल निकलवाया था, और रेंटल भी 2 डिफरेंट टुकड़ों में निकलना था, तो ये जरूर कहूँगा डिस्कस करना। टेस्ट 1 मैंने किया था, टेस्ट 2 को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी क्योंकि उसका एक सवाल मैंने वैसे ही बाद में होम क्लास पर डिस्कस कर लिया था। तो टेस्ट वापस लीजिए। कितने लोगों ने दिया? आकिब से पूछिए। अच्छा, इतने लोगों ने दिया है, ठीक है। टेस्ट वापस लीजिए और सोल्यूशन लीजिए कॉपियर से, ग्रुप पे भी डाल दिया करो यार। और कल या परसों बताएं, लेकिन करना है, वो बड़ा जरूरी है। मैं चाहता हूं कि वो डिस्कशन में आए कल, ठीक है? तो कल करना है। जिन्होंने नहीं भी किया था वो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही ले लिया करें, तो कल फिर वो मैं डिस्कस करता हूं। टेस्ट याद करा दीजिएगा, क्लास के शुरू में करूंगा। एसओसीआई तो मशहूर है, एसओसीआई एसओएफपी बिल्कुल मशहूर है, कोई मसला नहीं। ये बोर्ड की सैर करें यार। हाँ जी, नोटेड। पार्ट बी। अच्छा, आप तो सारा कुछ दोबारा ही लिखेंगे, ठीक है? पहली एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अब उसमें ना, चूंकि मैंने आपको कहा है ना कि एंट्री अलग कर लें, अलग करने का फायदा ये था असल में कि आपको ना एसओसीआई की फिगर अलग अलग पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ कंपाउंड कर देता ना, तो फिर आपको ये वैल्यूज अलग अलग फिर से कैलकुलेट करनी पड़ती, क्योंकि ये जब आप कंपाउंड करते तो बैलेंसिंग फिगर तो इधर 2500 आ जाती। तो सिर्फ इसकी वजह से मैंने कहा एंट्री अलग कर लें। लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाते हुए फिगर्स अलग से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है अगर आपको, तो कोई मसला नहीं, फिर आप कंपाउंड एंट्री करें। मैंने अलग इसलिए तोड़ी थी ताकि ये फिगर्स डायरेक्टली मिल जाएं, लेकिन अगर आप वैसे ही ये फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों, तो बेशक एंट्री को कंबाइन कर लें। क्योंकि मैंने भी अलग रखी हुई है तो अलग ही चला लेते हैं। ये एंट्री तो ऐसे ही होगी इधर, चूंकि ये इनिशियल मेजरमेंट का हिस्सा बनना है तो इसलिए डेबिट अब यही इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इस चीज का फर्क पड़ा।
ये दोनों एंट्रीज करता हूं मैं, बाकी पहुंचे ये दोनों एंट्रीज मैं करता हूं, बाकी डिविडेंड वाली कर लें, इन दोनों की जगह रख लें यहां तक पहुंचे मैं करता हूं। फिर डिविडेंड इनकम तो डिविडेंड इनकम है, इसलिए ये तो यही होगी। इधर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेड ही है ना, वही कह रहा हूँ ना, नरेशन ट्रांजेक्शन की होती है ना, तो ये हो क्या रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही दे रहे हैं ना। 31 दिसंबर 20 एंड पे, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, ईयर एंड में क्या करना है, फेयर वैल्यू तक लाना है। तो 31 दिसंबर 20 फेयर वैल्यू थी 30 रुपए, हम रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं 27.5 पे। ये दोनों इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इस वक्त 27.5 पे रिकॉर्डेड है इन्वेस्टमेंट, इसको 30 पे लाना है, तो 2.5 का गेन है। देखें फेयर वैल्यू थ्रू P&L किया था ना जब, तो इन्वेस्टमेंट हमने 26 पे रिकॉर्ड की थी, ईयर एंड पे उस 26 को 30 पे लाना था। अब तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसी का हिस्सा बना दिया, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन दो एंट्रीज के बाद 27.5 पे रिकॉर्डेड है। अब यहां से 30 तक लाना है, तो 2.5 का गेन है। कितना बना, 12,500। आइए 16 रिवैल्यूएशन मॉडल होता वो, यानी कहने में वो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस होता है, एंट्री में अकाउंट का नाम क्या इस्तेमाल होता है, आइए 16 रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसी तरह है ये गेन या इधर होगा लॉस, लेकिन अकाउंट का नाम इस्तेमाल होता है फेयर वैल्यू रिजर्व, और इधर साथ OCI जरूर लिखिएगा, जरूर। जिस तरह रिवैल्यूएशन मॉडल में रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूएशन करते हुए गेन या लॉस आता है, तो कहने में हम कह रहे होते हैं कि रिवैल्यूएशन गेन आया है, लॉस आया है, लेकिन अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस इस्तेमाल होता है। इसी तरह से यहां पर फेयर वैल्यू रिजर्व का नाम इस्तेमाल होगा, और ये OCI जरूर लिखिएगा साथ, 12,500। फेयर वैल्यू गेन है ना, है तो गेन, हुआ तो गेन ही है ना। इक्कीस में पिछले साल इन्वेस्टमेंट को कहां तक ले आए थे, 30 तक, अब कहां तक लाना है, 21, तो अमाउंट तो वही, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट
अमाउंट तो वही है, क्या थी 45,000। डेबिट में क्या होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये जो IAS 16 में करते थे ना कि अगर पहले गेन था वो सरप्लस में गया, बाद में ज्यादा लॉस आ गया तो पहले सरप्लस खत्म, जो उससे ऊपर है वो P&L। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना, चाहे गेन है चाहे लॉस है, चाहे लॉस ही लॉस है, चाहे लॉस 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 लॉस, रहना वो फेयर वैल्यू रिजर्व में ही है, रहना OCI में ही है, इसने नहीं आना P&L के अंदर। तो अब चाहे डाउन हो रहा है, बस गेन था तो फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, लॉस है तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट। इसमें ऐसा नहीं है जैसे सरप्लस में होता था। यहां पर गेन लॉस एक बार हमने ये तय कर लिया ना कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो बस फिर ये OCI में ही रहना है, तो इस लॉस का डेबिट चला जाएगा इसी फेयर वैल्यू रिजर्व में, कोई P&L का चक्कर नहीं है। हमने इसके नसीब में लिख दिया, हमने लिखवा लिया कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। अब ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, इसमें जो भी फेयर वैल्यू का गेन लॉस आना है वो OCI में ही जाना है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI। अब चूंकि इस सवाल में OCI आइटम भी है तो आप अपने एक्सट्रैक्ट्स में यहां पर एक डिवाइडर ले आएंगे। अब जो भी इससे ऊपर लिखेंगे वो P&L आइटम होगी और जो उसके नीचे लिखेंगे वो OCI आइटम होगी। हाँ जी, क्या क्या P&L आइटम है सवाल में? एक तो वो प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन है, $5,000। फिर इसके अलावा डिविडेंड इनकम है, $20,000 और $15,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की लग रही है, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बन गई थी। और OCI आइटम क्या है? यही फेयर वैल्यू गेन लॉस। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पिछले सवाल में नहीं किया था, इसमें ये वैरायटी भी दिखा देता हूं। आप यहीं पर ही लिखें और पेपर मार्कर को बताएं कि जिसमें मैंने ब्रैकेट लगाया हो वो लॉस है, जो मैंने कॉस्टेड लिखा हो गेन है। तो 20 में था गेन 12,500 और 21 में था लॉस 45,000। ये SOCI के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इधर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बदल जाएगी वैल्यू, यही रहेगी भाई। ईयर एंड में तो फेयर वैल्यू पे ही लाना है, ये यही रहेगी। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? कैश और रिटेन अर्निंग नहीं आनी। और ये जो हमने अब एक रिजर्व क्रिएट किया है ये इक्विटी के अंदर आएगा। फेयर वैल्यू रिजर्व 20 में इसका बैलेंस 12,500, 21 में इसका बैलेंस ये क्रेडिट किया था, इतना डेबिट कर दिया, इसका डेबिट बैलेंस चला गया कितना 32,500। और चूंकि इक्विटी में लिख रहे हैं और एज अ डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं तो ब्रैकेट्स लग जाएंगे। दोबारा
नहीं समझ आया तो इन्हें दोबारा। फेयर वैल्यू रिजर्व 2020 में क्रेडिट किया था 12,500 से, ये बन गया CD 12,500। फिर 2021 में ये CD इधर VD आया क्योंकि इक्विटी आइटम है। फिर डेबिट हुआ 45 से, और जब 21 क्लोज करेंगे तो इधर आ जाएगा 32,500। ये डेबिट बैलेंस है। इक्विटी में डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि एक नेगेटिव है, क्योंकि इक्विटी तो क्रेडिट ग्रुप होता है। नहीं, ईयर एंड तक आते आते तुम उसको 30 रुपए में ले आए थे ना। वो तो इनिशियल का मसला है, ईयर एंड तक तो 30 पे आ गया था, तो वो तो यही रहेगा। देखें यहां पर जो चीजें ना, जैसे रेस्पेक्टिंग शेयर्स हैं, ये हमें पता है कि स्पेसिफिक एसेट है, और यहां से जितना बैलेंस पता चल रहा है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। किसी पीपीई का सवाल होता, किसी इंटेंजिबल एसेट का सवाल होता, हमें पता है वो उसी एक एसेट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी हम बुक वैल्यू निकालते, रीवैल्यू करते, बैलेंस शीट में लिख देते। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो क्या ये प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने की इंफॉर्मेशन है पूरी? नहीं। तो जब प्रॉफिट फॉर द ईयर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो उसको फिर हम रिटेन अर्निंग्स तक कैसे बनाएं? ये तो हो सकता है कि इस बिजनेस का बस सिर्फ यही एक फाइनेंशियल एसेट था, जरूरी तो नहीं और भी हो सकता है यही हो। और अगर सिर्फ यही हो तो हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता है सवाल के अंदर, हमें पता है कि इसका बैलेंस क्या है, हमें पता है कि फेयर वैल्यू का रिजर्व का बैलेंस क्या है, तो वो चीजें हम यहां लिख सकते हैं। इसी तरह पीपी का सवाल है, इंटेंजिबल एसेट्स लाइसेंस का सवाल है, हो सकता है वही एक ही लाइसेंस हो, जरूरी तो नहीं कि लाजमी अलग लाइसेंस होंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन चूंकि सवाल में पूरी होती है वो हम बैलेंस शीट की फिगर निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ ये दो चीजें, हो ही नहीं सकता। सेल्स वगैरह हैं, लाजमी हैं, तो हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना है, तो जब प्रॉफिट नहीं पता तो फिर रिटेन अर्निंग भी नहीं पता। इसी तरह अगर आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कैश का अकाउंट बनाएं, उसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। कैश का अकाउंट बना के देखें, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। तो बैलेंस शीट में क्या हम नेगेटिव कैश दिखाएं? तो इसलिए कैश और रिटेन अर्निंग्स इसका नहीं दिखाते बैलेंस। बाकी अल्लाह मौका देगा, फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे, उसमें खुशी खुशी दिखाएंगे कैश और रिटेन अर्निंग्स। क्या प्रॉफिट और इनिशियल रिकग्निशन? अच्छा चलें ट्राई कर लेते हैं। अगर ये कंपाउंड करते इधर क्या होता? 20 13,500। कैश कितना होता? कैश भी तो चेंज हो जाता है ना, 1 ये अभी भी 5,000 की है, क्योंकि कैश भी उतने से ही बढ़ जाता है ना। क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड करनी है नहीं करनी है, ये बात की बात है। ये प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन किस वजह से आ रहा है? फेयर वैल्यू 26 थी, हमने खरीदा 25 का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एक के अलावा है ना, असल तो ये 1 रुपए का फर्क आ रहा है। तो भाई 1 रुपया इंटू 5,000 शेयर 5,000, कंपाउंड करनी है तो भी ये 5 ही रहेगा। नोटेड? बोर्ड की सैर हो गई? देखें सवाल। अब एंट्रीज के बगैर डायरेक्ट आप एसओसीआई एसओएफपी की प्रैक्टिस
आप कर रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 2020, ऑन 1 जुलाई 2020 2000 shares were purchased, 2000 shares were purchased for 60,000 रुपए, ₹60,000। डीलर कमीशन ऑफ 4,000 रुपए was also paid। ऑन 30 नवंबर 2020, ऑन 30 नवंबर 2020 a dividend of 2.5 रुपए पर शेयर, 2.5 per share was declared and it was received on 31 जनवरी 2022, 2021। रिपीट कर रहा हूं, 30 नवंबर 2020 को 2.5 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और इसका कैश मिला 31 जनवरी 2021 को। ऑन 30 नवंबर 2021, ऑन 30 नवंबर 2021 a dividend of 3.25 पर शेयर, 3.25 रुपए। सवा तीन 3.25 3.15 नहीं होगा? हाँ, वो 3.25 बचते हैं घड़ी पे। ये 3.25 3.25 रुपए, 3.25 रुपीज पर शेयर वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 30 नवंबर 2021। अ डिविडेंड ऑफ 3.25 रुपए पर शेयर वॉज डिक्लेयर्ड एंड इट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2022। Fair values of these shares were as follows. Date और fair value per share, फर्स्ट जुलाई 20 को 27, 31 दिसंबर 20 को 25 और 31 दिसंबर 21 को 31। रिकॉर्ड है आपसे अभी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी। दोनों साल 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21 दोनों ईयर के एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी। इफ आगे आप कुछ समझदार हैं, ए फेयर वैल्यू थ्रू P&L और बी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। चलें अभी रिक्वायर्ड है, करें। मर्जी आपकी, मैंने तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट पूछे, अगर वैसे प्रैक्टिस के लिए करनी हो मर्जी है कर लेना। अभी सिर्फ मैंने एसओसी और एसओएफपी पूछा ताकि डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना है ना, इसलिए एंट्री के बगैर ही करें।
हाँ जी डन। फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एक तो इनिशियल रिकग्निशन पे फेयर वैल्यू कितनी थी 27 रुपए, जबकि हमने एक शेयर खरीदा कितने का 30 का, क्योंकि 60,000 में 2,000 है तो एक 30 का, तो 3 रुपए एक शेयर पे हमें इनिशियली लॉस हो गया। 2,000 इंटू 3 रुपए, ये 3 रुपए वाली बात ना समझ आई। 60,000 रुपए के 2,000 खरीदे ना, तो एक 30 रुपए का हो गया, जबकि फेयर वैल्यू थी 27 थी, तो 3 रुपए पैदाइश पे नुकसान हुआ 6,000। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस बनेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4,000। फिर डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड इनकम कब क्रेडिट होगी, जब डिक्लेयर होगा। तो वो जो नवंबर 20 में डिक्लेयर हो रहा था वो 20 की इनकम है। कितने रुपए डिक्लेयर हुआ था 2.5, और 21 में कितना डिक्लेयर हुआ था 3.25। तो 21 का डिविडेंड 6,500 and 5,000। बीस में इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड हुई 27 पे, ईयर एंड पे आके 25, तो 2 रुपए नुकसान हो गया। और फिर इसको 25 से 31 दिसंबर 21 में 31 तक पहुंचाना है, 6 रुपए का गेन हो गया। ये SOCI के एक चेक्स हैं, सही किए हैं मैंने, है ना, मैंने सही किए हैं। और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। 2020 में 2,000 इंटू 25 रुपए, और 2021 में 2,000 इंटू 31 रुपए, 60,000, 50,000। और बस डिविडेंड रिसीवेबल, तो वो जो डिक्लेयर हुआ था वो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट हुई थी, इसलिए डिविडेंड रिसीवेबल आएगा। और यहाँ आएगा 5,000 एंगल गलत हो गया, 65 डिविडेंड रिसीवेबल। ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L। वो सर में इसको नहीं तोड़ा ना, तो फिर उसको ना तोड़े इसको तोड़े, तो बस ठीक है। एसेट्स बताइए जी, SOCI या SFP में कोई इतराज परेशानी? फौरन नहीं आया यार जरा आज तक। ठीक है, अब यहां पर इसकी तमीज करनी पड़ेगी। तो एक तो लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन तो वही है 6,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब नहीं है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन गई। डिविडेंड इनकम है 6,500 और 5,000। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, जब इनिशियली रिकॉर्ड किया था इसको 2020 में, तो रिकॉर्ड किया था फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये मैं इधर ज़बानी नहीं करता, इनिशियल किया था हमने इसको 2,000 इंटू 27, और ये 7 प्लस 4,000 था। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट 50। अब हम इसको 31 दिसंबर 20 पे 25 पे ले आए,
50,000, तो 8,000 रुपए का लॉस हो गया। और इसमें चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एडेड थी, इसलिए मैंने 27 और 25 को कंपेयर नहीं किया, लेकिन अब 25 और 31 को कर लेते हैं कंपेयर। जी 21 में कितना गेन आया? 6 रुपए का, 12,000 जी। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट तो नहीं की ना। अच्छा वैसे आप साथ अगर पर शेयर कर रहे हैं तो ये 2 रुपए और ये 27-29 का खरीदा नहीं, इन्वेस्टमेंट 29 से डेबिट हुई है। देखो हमने इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट किया? जितने का खरीदा है नहीं, फेयर वैल्यू पे। तो हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट डेबिट की इतने पे, और साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट में डेबिट गई इतने से। इनिशियली अगर आप एंट्रीज करते तो एक एंट्री आ रही होती 54,000 की, एक एंट्री आ रही होती है, तो 58 हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट डेबिट की। ईयर एंड तक 50 पे लाना है, तो 8 का लॉस है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो वही रहेगी, क्या है 62,000 और 50,000। और अब फेयर वैल्यू रिजर्व भी आएगा। 20 में ये नेगेटिव था और फिर ये 4,000 पॉजिटिव बन गया, और एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल आ जाएगा 6,500 और 5,000। जी जी 12,000 की फिगर 31 दिसंबर 20 पे हम इस इन्वेस्टमेंट को इतने पे ले आए, 25 रुपए पे अपडेट कर दिया। अब 31 दिसंबर 21 तक जाके इसको कितने पे अपडेट करना है? तो 6 रुपए का गेन है ना, ये वो 6 रुपए का गेन। हाँ जी, वो प्रेजेंट तो गेन लॉस कह के हो रहा होगा ओसीआई में, लेकिन बैलेंस शीट में वो अकाउंट अपने नाम से आ रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बस यही है, इतना ही है। ये नोटेड। डी रिकग्निशन के 2 पॉइंट बस बता के खत्म क्लास, और छोटे छोटे 2 सवाल तो होमवर्क कर ही लेंगे आप, बड़े भी हो तो क्या खैर है, कर लेंगे। जी जी क्या किया हुआ है? समझ नहीं आई। जी जी हाँ, वो डिफरेंस इसके अंदर कवर हो गया। तो वो इनिशियल में दिखाया था ना, वो सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट का रूल था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट का रूल था कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सारी जिंदगी का रूल थोड़ी है। ईयर एंड पे तो फेयर वैल्यू पे रखना है। बस ये 2 पॉइंट देख लें। डी रिकग्निशन मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की हेडिंग दी हुई है, और उसमें पहले लेके चला हूं मैं वो एसेट्स जो दूसरी की इक्विटी है, तो उन्हीं एडिंग में अंदर ही हूं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ही चल रही है। डी रिकग्निशन आदो के डी रिकग्निशन एक काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है C5 का, लेकिन बहुत थोड़ी सी हद तक मैं आपको एहतियातन ये बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ी सी हद तक। मैंने ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ दोबारा कह देता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की डी रिकग्निशन थोड़ी सी फर्क होगी। एक तो हम काम ये करेंगे जो मैं पहले सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में लिख चुका हुआ हूं, यहां दोबारा लिख देता हूं। रीमेजर फाइनेंशियल एसेट टू फेयर वैल्यू डी रिकग्निशन। ये मैंने कल पॉइंट 1 में लिखा था, लेकिन चूंकि अब डी रिकग्निशन अलग से हेडिंग लिखी है, इसलिए दोबारा लिख दी मैंने ये बात कि एक तो हम ये करेंगे कि डी रिकग्निशन के वक्त फाइनेंशियल एसेट को अपडेट करेंगे।
अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ जी? अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला था और ओसीआई वाला था तो ओसीआई, यानी जो अब तक इनको करते आए हैं एक दफा फिर डीरेकग्निशन करते हुए अपडेट कर लें। इस एंट्री के बाद इन्वेस्टमेंट में कितना बैलेंस आ गया? फेयर वैल्यू। अगर तो फेयर वैल्यू का ही बिक गया तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितने का बिकेगा? फेयर वैल्यू का। इन्वेस्टमेंट में कितना आ रहा होगा? फेयर वैल्यू, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन अगर फेयर वैल्यू से कम ज्यादा का बिका तो फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। चांसेस कम है कि ये हो, लेकिन हो सकता है। ओसीआई में तो हम फेयर वैल्यू गेन लॉस डाला करते थे, फेयर वैल्यू गेन लॉस। ये तो अगर कम ज्यादा बेचने पे लॉस है वो पीएनएल में आएगा, चाहे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली हो। ये वाला जो गेन है, इसी तरह इनिशियल रिकग्निशन पे जो फेयर वैल्यू गेन लॉस था, इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं, रिकग्निशन पे जो पैसे कम ज्यादा देने का गेन लॉस था उसको क्या किया था, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो। तो इसी तरह बेचते हुए जो फर्क का गेन लॉस होगा वो भी पीएनएल में जाएगा। इस एंट्री के बाद क्या हुआ? एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया। अगर फेयर वैल्यू का ही बिक गया कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, लेकिन अगर फेयर वैल्यू से डिफरेंट का बिका तो कैश कितने से डेबिट होगा? जितने का बिक रहा है। इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से क्रेडिट होगी क्योंकि अभी अभी अपडेट किया था। अब जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट लिखें जो अभी नहीं समझा रहा, ये जब डिवेंचर्स पढ़ देंगे ना फिर समझ आएगा, अभी बस लिख लें। तीसरा पॉइंट, एनी क्यूम्युलेटिव फेयर वैल्यू, एनी क्यूम्युलेटिव फेयर वैल्यू गेन और लॉस, एनी क्यूम्युलेटिव फेयर वैल्यू गेन और लॉस recognized in OCI shall not be reclassified to P&L, shall not be reclassified to P&L on derecognition। मतलब इसका यह है कि जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट थी तो हर साल उसका फेयर वैल्यू गेन का क्या कर रहे थे, वो फेयर वैल्यू रिजर्व में पड़ा हुआ था। इट शैल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। रिक्लासिफाइड टू पीएनएल क्या होता है? ये डिवेंचर्स बेचते हुए पड़ा होगा। अभी बस सिर्फ ये जुमला लिख दिया। तो दो जो नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन हैं जो आप कराएं, मेहरबानी आपकी कराएंगे तो अल्लाह भला करे आपका। IFRS 9 के प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद ही बनाए हुए मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन में से एक कराइए क्वेश्चन 3 और एक कराइए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये कराइए। IFRS 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।